स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और हमने देखा है कि ये हफ्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती थी, वो अभी भी थोड़ी कायम दिख रही है, बट कल निचले स्तरों से अमेरिकी बाजार में अच्छी रिकवरी आई। हमारे बाजारों में तो पॉजिटिव एक्शन बन ही रहा है और कल मे सीरीज की एक्सपायरी के समय हमने देखा लास्ट आवर में जबरदस्त रिकवरी के साथ आपको भरपूर एक्शन आते हुए दिखा। स्टॉक्स में तो बढ़िया रोटेशन चल ही रहा है। आज से जून सीरीज की शुरुआत भी हो रही है और साथ ही वीकेंड सेशन भी है। अमेरिका से भी काफी सारे क्यूज आ रहे हैं, उस पर भी रखनी नजर एंड ऑफ कोर्स नतीजों पर तो पूरा फोकस हमारा बना ही हुआ है। तो करते हैं शो की शुरुआत। सबसे पहले इस समय जो ग्लोबल मार्केट्स के हालात हैं वो एक बार देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर अब आपको थोड़ा गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, 60 अंक नीचे आपको फिसलते हुए दिखा है। लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं डाउ में कमजोरी बनी हुई है और कल शाम भी हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर डाउ बंद हुआ, बट फिर भी 30-35 अंक नीचे ही था। हालांकि नैस्डैक पर जबरदस्त उछाल आते हुए दिखा है कुछ नतीजों के दम पर। तो आज सुबह के संकेत कैसे आ रहे हैं, आज कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जिस पर बाजार की नजर है। हांगकांग के बाजार तो बंद है, बट बाकी के एशिया के बाजारों में मिला जुला कारोबार हो रहा है, उससे क्या समझना है, आइए इन सब बातों पर करते हैं चर्चा नुपुर के साथ। नुपुर, गुड मॉर्निंग। रिकवरी हमारे बाजार में तो कल अच्छी रही, हल्की सी हमने देखा निचले स्तर से डाउ भी रिकवर हुआ, बट अभी भी कमजोर है। क्या चल रहा है अमेरिका में? बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे कि हमने रिकवर किया, उन्होंने भी कल हमारी तरह कॉपी किया और रिकवर किया। डाउ करीबन 200 पॉइंट सुधरकर कल 35 अंक नीचे बंद हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल इतना ज़्यादा था कि नैस्डैक में एक अच्छी रिकवरी थी, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। सुबह से हम देख रहे थे कि नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर थे 200-250 पॉइंट और कल की ट्रेडिंग सेशन में भी 213 पॉइंट ऊपर ही बंद होते हुए दिखे थे नैस्डैक। इनफैक्ट एसएनपी की बात करें तो वहाँ पर भी आपको अच्छा दिखाता, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखा। 35-36 अंक ऊपर था एसएनपी 500 की बात करें तो। इनफैक्ट जो विक्स है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वहाँ पर भी कल ब्रेक लगते हुए दिखा। पिछले 2 दिन में 8 से 10% ऊपर चढ़ने के बाद बढ़ने के बाद कल वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक वहाँ पर भी लगता हुआ दिखा। नैस्डैक हालांकि जो हेडलाइंस बना रहा है क्योंकि इतनी अच्छी रिकवरी कल वहाँ पे थी, वो स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा आती दिखी थी। कल हमने देखा था कि पोस्ट मार्केट में एनवीडिया का स्टॉक 25% ऊपर था। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक 25% ऊपर ही था। कंपनी के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, उसके बाद जो गाइडेंस दी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते नैस्डैक में एक बूस्ट आते दिखा था। साथ ही साथ दूसरे सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नाम थे वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बना रहा। उन स्टॉक्स में भी आपको अच्छे गेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में दिख रहे थे, जैसे कि ताइवान सेमीकंडक्टर है 12% स्टॉक ऊपर था। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की भी बात करें तो 11% की तेजी दिखी थी। इसके अलावा जो बाकी के टेक स्पेसिफिक स्टॉक्स है जैसे कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, उनमें भी आपको 2 से 4% की शानदार तेजी के चलते नैस्डैक कल इतना ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा था। हालांकि दूसरी तरफ कंसर्न्स अब ये निकल के आ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जैसे कि इंटेल, जो दबाव में रहा, कल स्टॉक 5% नीचे था। एनवीडिया के स्टॉक के बाद लोगों को रुझान जो एडवांस कंपनी की तरफ चला गया। हो सकता है कि इंटेल जैसे स्टॉक जो ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं उस पर दबाव आते दिखा, उसके कंसर्न सामने आते दिखे, जिसके चलते एक बड़ा कंपोनेंट है डाउ में, जिसके चलते हमने गिरावट भी दिखी थी। इन सब के अलावा जो हम पूरे हफ्ते की चर्चा कर रहे थे डेट सीलिंग की, वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं था। हालांकि बातचीत चल रही है दोनों ही प्रेसिडेंट साहब की और हाउस स्पीकर की, लेकिन फिर भी अभी भी कोई डील सामने नहीं आई है। ये कंसर्न फिलहाल बना हुआ है, इस पर बाजार की नज़र तो रहने ही वाली है। लेकिन अगर पास का डेटा निकाल के देखें, अभी तक 78 टाइम्स ऐसा हो चुका है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस ने डिफ़ॉल्ट किया है, हमेशा कोई ना कोई डील सामने आई है। तो बाजार इस चीज़ को लेके पॉजिटिव ही है और जेपी मॉर्गन का भी एक सर्वे बताता है कि यही बताता है कि जो डील है वो आ ही जाएगी समय से पहले, और 1 तारीख की जो डेडलाइन है वो करीब है, लेकिन उससे पहले डील आ ही सकती है। उस पर बाजार पॉजिटिव भी है। साथ ही साथ कल यूएस का Q1 का जीडीपी का डेटा भी आते दिखा, जो एडवांस एस्टिमेट से 1.1% के, उसके अगेंस्ट 1.3% के 1.3% के आसपास जीडीपी का डेटा आया। तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर था ये भी, जहाँ पे अब आपको यहाँ पे भी आपको अपडेट्स आते हुए नजर आए थे। आज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डेटा आने वाला है।
दूसरी तरफ एक और चीज़ है, जून के महीने में हमारे फेड की जो पॉलिसी है वो भी ड्यू है 14 तारीख को, और 50% लोग अब ये मान के चल रहे कि दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, एक पॉज आ सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से निकल के आ रहा है। लेकिन यूरोप के बाजार कल कमजोरी के साथ बंद हुए थे। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो 2.5 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 104 के ऊपर फिलहाल चला गया। यूएस की 10 साल की यील्ड भी जो डेट सीलिंग की कंसर्न्स अभी भी बनी हुई है, हालांकि डील आने की उम्मीद है, लेकिन उसके चलते 8 बेसिस पॉइंट का उछाल यहाँ पर भी था, 3.8% के आसपास आपको दिखेगी। दूसरी तरफ कमोडिटी में भारी भरकम गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें नजर आई थी। लगातार जो तेजी हम क्रूड में देख रहे थे वो कल थमती हुई नजर आई, 3% की गिरावट आपको वहाँ पे दिखी, $76 के आसपास ट्रेड करता हुआ क्रूड नजर आया। सोना और चांदी दोनों की ही बात करें तो वहाँ पर भी कमज़ोरी थी। इनफैक्ट कॉपर और अन्य मेटल में तो हम लगातार कमज़ोरी देख ही रहे। कॉफ़ी और शुगर में भी कल के दिन कमज़ोरी ही नज़र आई। तो यूएस के बाजार रिकवरी के साथ बंद हुए, स्टॉक स्पेसिफिक से बूस्ट मिला। नैस्डैक को डेट सीलिंग की बातचीत अभी भी पेंडिंग है और ड्यू है, चल रही है, पर कोई अपडेट सामने नहीं आया डील को लेके। हालांकि बाजार पॉजिटिव है कि यहाँ पे डील आती हुई दिखेगी। और जो फेड की पॉलिसी आने वाली है, 50% लोग ये मान के चल रहे कि बढ़ोतरी नहीं होगी, सर्वे यही दिखा रहा है। तो दोनों ही तरफ की बातें चल रही है, जिसके चलते एक वॉलेटिलिटी यूएस के बाजार में बनी हुई है। ओके, तो डील पर बातचीत की अभी भी आशा है, उम्मीद है, बात करी जा रही है कि शायद फाइनल स्टेजेस में डील आ गई है, क्योंकि डेडलाइन भी अब सिर्फ 5 दिन दूर है। देखते हैं वहां पर क्या डेवलपमेंट आता है। बट हाँ, नास्डैक में ज़बरदस्त उछाल आया। माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनीज स्पेशली एनवीडिया का ज़बरदस्त प्रदर्शन हमने आते हुए देखा है। शुक्रिया अनुपुर, ये अपडेट हमारे सामने रखने के लिए। आइए बढ़ते आगे और देखते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन आपको आते हुए दिखा। वैसे तो एक्सपायरी थी तो थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट होता ही है, बट फिर भी अगर आप देखें तो लगातार कैश में एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से खरीदारी का ये आंकड़ा आ रहा है। कल करीब 600 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा कैश में एफआईआईज का था, वहीं करीब 340 करोड़ की खरीदारी हमने डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1000 करोड़ की बिकवाली करी है। स्टॉक फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 650 करोड़ की बिकवाली थी, बट अगेन एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी वो भी, तो ये आंकड़े उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते नहीं हैं एक्सपायरी के दिन। बट अब नई सीरीज हो रही है शुरू, वीकेंड सेशन आ रहा है, ग्लोबल फैक्टर्स भी फोकस में है, अर्निंग्स का सीजन भी फाइनल स्टेजेस पे है। तो आपको क्या रणनीति बनानी है इस सीरीज के लिए, आज के लिए, आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। नई सीरीज की शुरुआत, कल तो हमने देखा जबरदस्त रिकवरी के साथ लास्ट आवर में बढ़िया एक्शन हुआ, डेज हाई के आसपास निफ्टी बंद होते दिखा, बैंक निफ्टी भी हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। अब बताएं सर, आज के लिए क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, इस सीरीज पर आपकी क्या नजर है? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो ठीक है, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी उतनी हुई जितनी की हमें आशंका थी। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग इतने ही 35-40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर थे और उतनी कम उसके आसपास ही बाजार बंद होते हुए नजर आए अमेरिका के। तो ग्लोबल संकेत ठीक है, कोई खास खराब नहीं है। और हमारे अपने संकेतों का सवाल तो एक चीज तो बढ़िया है कि कल आप निफ्टी में फिर से 18,300 के ऊपर बंद हुए हैं। दूसरा ये कि बैंक निफ्टी में भी 43,650 43,650 जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको आपने क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा नहीं। और एफआईआईज की और घरेलू फंड दोनों की तरफ से हल्के फुल्के सही लेकिन खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखाएं जो बाजार को सपोर्ट देंगे। ऐसे में जो संकेत आ रहे हैं कि हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के आसार जो दिख रहे हैं, कमजोर शुरुआत होने पर आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। जितना ज्यादा नीचे खुलेंगे उतना बेहतर है, जल्दी आपको खरीदने का मौका मिलेगा। और जो रेंज अच्छी है खरीदारी करने के लिए आज से वो है 18,200 से 18,265। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है। 18,200 कल के लोज का नंबर है, तो उसके आसपास आपको बढ़िया मौका मिलेगा। 18,265 से ही खरीदारी की शुरुआत भी आप कर सकते हैं मूड माहौल को देखकर। ऊपरी स्तरों पर 18,390 18,450 ये रेंज जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना आपके लिए बनेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,400 43,525 43,400 525 ये रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी करने का पहला मौका देखना चाहिए। 43,200 के आसपास बैंक निफ्टी का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऊपरी स्तरों पर 43,850 44,000 ये आपके लिए रेंज रहेगी जिस पर आपको फोकस करना है। जहाँ तक सीरीज का सवाल है, जून सीरीज की शुरुआत हम एक न्यूट्रल नोट पर कर रहे हैं। पोजीशंस ठीक है, न कम है न बहुत ज्यादा है।
FIs की तरफ से भी लगभग 50% के आसपास इंडेक्स लॉन्ग पर हम जा रहे हैं। तो बहुत हल्के और बहुत भारी दोनों ही तरह से बाजार नहीं है, तो एकदम बैलेंस्ड बाजार आप ही कह सकते हैं जिसके साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में दो ट्रिगर्स रहेंगे जून सीरीज के लिए। इसमें एक लोकल ट्रिगर्स में FIs की खरीदारी और लोकल फंड्स की खरीदारी का, अगर दोनों ही तरफ के इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा भी एक साथ खरीद रहे हैं तो वो मुझे लगता है सपोर्ट देगा। और ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी बाजार जो 4 हफ्तों से कमजोर दिख रहे हैं, या तो इनकी कमजोरी बढ़ने पर या फिर रिकवरी आने पर बाजार उस लिहाज से डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो ये दो ट्रिगर्स के हिसाब से चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है कमजोर शुरुआत होने पर खरीदारी का मौका बनेगा। जी ओके, तो अगर कमजोर शुरुआत होती है तो खरीदारी का मौका मिलेगा, ये अनिल जी की राय आपके लिए आ रही है। कल भी हमने देखा थ्रू द डे नहीं बट एंड में डिप के बाद एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। अदरवाइज हमारे बाजार यूजुअली सपोर्ट्स पर अच्छी रिकवरी दिखाई रहे हैं। तो आज के लिए भी 18,200 18,265 ये आपके लिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर निकल कर आता है। अपसाइड की बात करें, अगर आप गैप के बाद खुलते हैं तो फिर अगेन 18,400 के आसपास 18,450 के आसपास आपको ऊपर में रेजिस्टेंस आती हुई दिखेगी। बैंक्स इस पर रहेगी नजर। कल तो एक रिकवरी जरूर दिखा दी थी पर वैसे थोड़ा सुस्त रहे। 43,400 43,525 ये आपके लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से निकल कर आते हैं। ऊपर 43,850 से 44,000 के लेवल एक ऊपरी रेजिस्टेंस बने रहेंगे। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के लिए अपनी स्ट्रैटेजी और व्यू शेयर करने के लिए। बढ़ते आगे और जानते हैं कल बाजार बंद होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे जो आए हैं वहां पर कैसा रिएक्शन आएगा, साथ ही आज के नतीजे, ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार आज सुबह। आशीष गुड मॉर्निंग। पहले तो नतीजों से करते हैं शुरुआत। कुछ बेहद खराब तो कुछ ठीक ठाक नंबर्स आए, बताएं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जैसे कि आपने कहा कि कुछ स्टॉक्स कैसे हैं जिनके नतीजे बहुत ही डिजास्टर्स आपको देखने को मिले। इनमें से पहला नाम आता है पेज इंडस्ट्रीज का। बहुत ही वीक रिजल्ट्स हैं। आप आय का आंकड़ा देखिए 13% की सीधे तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है। जो ग्रॉस मार्जिन 59% थे इस बार घटकर 57% हो गए। कामकाजी जो मुनाफा है इसमें करीब करीब 50% की गिरावट है। और मार्जिन का आंकड़ा तो आप देखिए, बेटा मार्जिन की बात बता रहा हूँ कितना निराशाजनक है। 24% से सीधे घटकर 14% हो गया। टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 60% की बड़ी गिरावट है। बहुत ही खराब नतीजे हर लिहाज से, किसी भी हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे काफी वीक नजर आएंगे। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें तो मिले जुले माने जाएंगे, क्योंकि आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट ही है। यहाँ पर कोई भी सब्सटैंशियल डीग्रोथ या ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट है, एक्सेप्शनल लॉस है जो 90 करोड़ के आसपास का है। तो इसके हिसाब से अगर आप अनएडजस्टेड बेसिस पर देखें तो जो पिछले साल मुनाफा 57 करोड़ था, इस बार 73 करोड़ का जो है घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो एक्सेप्शनल आइटम है, इसको एडजस्ट करके आपको देखना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सरप्राइज मिला है। नतीजे जितने अनुमान था उससे थोड़े से बेहतर ही आपको देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा जो है इसका एस्टिमेट बाजार लगाकर चल रहा था कि 4,135 करोड़ आएगा। एबिटा की बात बता रहा हूँ, ये आंकड़ा है 4,211 करोड़ का। सिमिलरली अगर आप देखें तो मार्जिन पर थोड़ा सा सरप्राइज है 1% का। 39% के एस्टिमेट्स थे, 40% रिपोर्ट हुए हैं। लॉस अगर देखें तो लॉस 7,500 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। इसके मुकाबले 6,419 करोड़ का घाटा जो है दर्ज किया था। सबको पता था घाटा आएगा, लेकिन घाटा उम्मीद से थोड़ा सा कम हुआ है। और आरपू की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स ही है, क्योंकि 136 रुपये के आसपास की ARPUs एक्सपेक्ट करके चल रहा था बाजार। 135 के ARPUs यहाँ पर देखने को मिले। नतीजे काफ़ी हद तक बेटर भी हैं अनुमान से। सेल यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी देर रात को नतीजे आए और जो अनुमान है इससे थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिले हैं। कामकाजी जो मुनाफा है वो पिछले साल के मुकाबले 33% घटा। हालांकि क्वार्टर अगर आप देखें तो ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली है। और जो ओवरऑल मुनाफा है इसमें एस्टिमेट था कि 1,244 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके मुकाबले केवल 1,049 करोड़ का जो आंकड़ा है वो दर्ज हुआ है। और इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 400 करोड़ की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 50% का डिविडेंड भी दिया है। एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी देखें तो क्वार्टर मिस ही नजर आएगा। अब कुछ कैश के रिजल्ट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इमामी है जिसके नतीजे थोड़े से मिक्स ही नजर आ रहे हैं। जो कामकाजी मुनाफा है 22% की ग्रोथ है। टोटल टॉप लाइन में 8-8.5% का इजाफा आपको देखने को मिला है। प्राज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो परफॉर्मेंस ठीक है। रेवेन्यू 21% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। मिधानी यहाँ पर अगर आप देखें तो 6.5% की ग्रोथ है कंपनी की टॉप लाइन में। जो कामकाजी मुनाफा है 18% की गिरावट और मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। करीब करीब 38% से घटकर केवल 29% हो गए। रेडिको खैतान यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे मिक्स ही माने जाएंगे, क्योंकि टोटल मुनाफे में आपको 20% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि अगर आप देखें तो ज़्यादा निराशाजनक नहीं है। 9.79% पिछले साल थे, 9.48% रहे हैं।
एफडीसी इसके नतीजे अच्छे नजर आएंगे। आय 28% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 155% बढ़ा है और मार्जिन में बड़ी एक्सपांशन है, 5% से 6% से बढ़कर सीधे 11% और टोटल मुनाफे में भी 194% की बढ़त देखने को मिली है। और अंत में मिसेस बेक्टर्स फूड, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 37% की ग्रोथ है आय में, कामकाजी मुनाफा 90% बढ़ा है और मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 10% से सीधे बढ़कर 14%, टोटल मुनाफा 2.7 टाइम्स यानी 10 करोड़ से बढ़कर सीधे 27-28 करोड़ का आंकड़ा है। बढ़िया नतीजा है। चलिए, तो नंबर्स कुछ कैश वाले बढ़िया आए हैं एफएनओ के नंबर्स में। पेज इंडस्ट्रीज एक डिजास्टर परफॉर्मेंस रही थी, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहेगा। आज के लिए कौन से नंबर्स आने वाले हैं आशीष, और कौन से ट्रिगर्स हैं और खबरें कौन सी हैं? बिल्कुल दीपांशु, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी में नतीजे आएंगे ग्रासिम के, ओएनजीसी, सन फार्मा और एमएनएम। और साथ में अगर आप एफएनओ स्पेस की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर है, सिटी यूनियन बैंक है, संवर्धन मदरसन, इन्फो एज, बीएचईएल, इनके नंबर्स पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैपेसिट इंफ्रा, यहाँ पर बोर्ड की बैठक है, यहाँ पर नतीजों के साथ क्यूआईपी के माध्यम से फंड जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। और आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, यहाँ पर भी देखिए बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर नतीजों के साथ फंड रेजिंग के ऊपर भी चर्चा होगी। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है वर्धमान स्पेशल स्टील्स की, यहाँ पर बोनस था 1 पर 1 का, तो स्टॉक के भाव में आपको एक असर देखने को मिलेगा। साथ में 12 बजे आज मौसम विभाग जो है मानसून का दूसरा पूर्वानुमान जो है वो जारी करेगा। खबरों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप देखिए टोरेंट फार्मा, यहाँ पर यूएसएफडी ने 17 से 25 मई के बीच में इनकी इकाई की जांच की थी, दहेज इकाई की गुजरात में जो है। इसके साथ 483 का नंबर का फॉर्म जो है यूएसएफडी ने दिया और 2 आपत्तियां भी इस प्लांट में जो है जारी हुई हैं। बाटा की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो करीब 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। 26 लाख शेयर जो है उन्होंने खरीदे हैं 15 मार्च से लेकर 24 मई के बीच में। तो अब जो टोटल हिस्सेदारी है वो 4.49% से बढ़कर 6.53% हो गई है। पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी देखें तो एक इंटरेस्टिंग खबर है, जहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग है अपनी एक सब्सिडरी है मिशिगन इंजीनियरिंग, यहाँ पर अपनी 41% हिस्सेदारी जो है ऑथम इन्वेस्टमेंट को बेची है। और साथ में अगर आप देखें तो मिशिगन इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अतिरिक्त जो है करीब करीब 6% हिस्सेदारी ऑथम इन्वेस्टमेंट को बेची। तो टोटल अगर आप ऑथम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 47% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। मैक्स इंडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी की सब्सिडी में लगभग 294 करोड़ का जो है निवेश करेगी। सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ये सब्सिडरी है। और अंत में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो बोर्ड ने शुगर बिजनेस के केपेक्स में 85 करोड़ की बढ़त का जो है वो मंजूरी दे दी गई है और यहाँ पर जो क्षमता विस्तार है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो कई सारी खबरें हैं जहां पर आपको एक्शन आज आते हुए दिखेगा स्टॉक्स पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और आज जो स्टॉक्स में एक्शन आ सकता है इसके बारे में करते हैं चर्चा। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपके जो आज के ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो बताएं सर। हाँ जी, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट वो एक मिक्स्ड लेवल्स पे आके खड़ा है, यानी कि एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हमें उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज में हमने कल के दिन में काफी अच्छी एक्टिविटी देखी थी और वहाँ पे बजाज फिनसर्व इसे लॉन्ग कर रहा है जो 1425-1430 के करीब ट्रेड कर रहा था। यहाँ से ये स्टॉक इस बार 1480 के लेवल्स यानी 1480 के लेवल्स छू सकता है। तो करंट लेवल से बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1395। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स में हमें सामने मंथ के बिगिनिंग में अच्छी एक्टिविटी देखी है न्यू सीरीज में। तो इस बार हमें लगता है कि करेक्टेड स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, जो 3170-80 के करीब था, करेक्ट होकर अभी 3000 के करीब आ चुका है। ऑलमोस्ट 5%-6% जितने करेक्शन के बाद हमेशा इसमें एक रिबाउंड देखने मिलता है। तो करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग करना चाहिए 3010-3020 में। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 2975 और टारगेट रखेंगे हम 3150। ओके, तो दो बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वापस मोमेंटम में आ रहा है, कल हमने रिकवरी भी देखी थी एंड में, और बजाज फिनसर्व ऑफ कोर्स कल एनबीएफसीज की तरफ से एक अच्छी खरीदारी आपने बाजार में आती हुई देखी थी। एक दो स्टॉक्स पर आपकी राय लेनी है। प्राज इंडस्ट्रीज, क्योंकि नतीजे इसके बेहद खराब आए हैं तो बड़ी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या है इसके लिए, टेक्निकली कहां पर सपोर्ट्स आते हैं सर? बिल्कुल, तो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन अगर नंबर्स के बाद अगर इसे गिरना है तो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे 350 के, 350 के नीचे फिर यहाँ से जो इसमें फॉल आएगा वो एक बार 330 से लेकर 325 तक आ सकता है।
रखिएगा। प्राज इंडस्ट्रीज नतीजों पर रिएक्शन करेगा। पेज इंडस्ट्रीज, इसके भी नतीजे आए हैं। एक बार पेज इंडस्ट्रीज पर भी सर नजर डालिए। यहाँ पर बेहद खराब नतीजे आए। प्राज के तो ठीक आ गए थे मेरी तरफ से, पेज इंडस्ट्रीज पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक बार इस पर भी नजर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है डिजास्टर्स नंबर्स हैं। एफएनओ स्टॉक है, देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा। यहाँ पर सपोर्ट्स कहाँ पर है सर? बिल्कुल, तो देखिए इसमें हमने एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है। 43,500 के करीब ये स्टॉक था, वहां से गिरते हुए 41,000 आ चुका है और मुझे लगता है कि शायद इसमें और एक फॉल अगर बनता है तो 40,000 के करीब इसमें बढ़िया सपोर्ट है। तो 40,000 से लेकर शायद 39,500 इस रेंज के करीब ये आके एक बार वहां से रिबाउंड मिल सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल वीकनेस है, 39,500 के टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है सर सेल स्टील अथॉरिटी। इसके भी कल नंबर्स आए हैं, थोड़े सुस्त साइड पर ही थे। वैसे भी मेटल्स में हमको ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? मुझे लगता है कि कई हद तक इसने अपने रिजल्ट को डाइजेस्ट कर लिया है। स्टॉक ऑलरेडी डाउन है, शायद अगर इनिशियल वीकनेस मिले तो वापस 80 रुपए तक जा सकता है, लेकिन डाउन साइड इज हाईली प्रोटेक्टेड। तो 80-81 के करीब बढ़िया सपोर्ट है और हायर लेवल्स पे 87-88 की एक रेंज निकली हुई है। और दिबांशु, मैं ये कहूंगा कि कई सारे मेटल स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, तो शायद इनमें एक रिवर्सल एक्टिविटी हमें इस सीरीज में देखने मिल सकती है। तो मेटल्स पर ध्यान रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस है, गिरावट हो चुकी है, तो यहां से और गिरने की संभावना थोड़ी कम है। कल हमने वैसे सेल में भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखी थी। आज भी अगर नीचे होता है तो सपोर्ट से रिकवरी दिखा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय और कुछ कॉल्स शेयर करने के लिए। फिर सुस्ती छाई हुई है इस समय ग्लोबल मार्केट्स में। एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें 50 अंक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बट आज कमोडिटी बाजार में कैसा एक्शन रहेगा, कल की सुस्ती के बाद आज क्या रणनीति बनानी है, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि देओरा साहब। गुड मॉर्निंग रवि। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, क्योंकि कल डॉलर में स्ट्रेंथ की वजह से हमने देखा एक शार्प फॉल आया था गोल्ड और सिल्वर दोनों में। क्या राय बनती है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। लग रहा है कि पर्टिकुलर जिस हिसाब से बुलियन इंडेक्स में करेक्शन है, जब तक यूएस डेट सेलिंग वाला मामला सुलझता नहीं तब तक मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर और बना रहेगा। साथ में जो कल मैक्रोस आए उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड यूएस के जीडीपी के नंबर थे वो काफी बुलिश नंबर थे। तो आई थिंक जब तक ये इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी यूएस की, तो रेट हाइक का संकट अभी भी जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग है उसमें जारी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर वहाँ पे एक वीकनेस ट्रेंड जारी रह सकता है। सिल्वर ज्यादा वीक है क्योंकि बेस मेटल का भी एडिशनल वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। सिल्वर में बिक्वालिफाई करने का मौका ढूंढना चाहिए। 70,500 के करीब सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सेल करे। स्टॉप लॉस लगा 71,000 का। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 69,200 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। मैं करंट लेवल से 1200 से 1300 पॉइंट और गिरावट में सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्रूड की बात करें, कल 0.3% गिरा है क्रूड। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? जरूर से आज भी 6,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो कल क्रूड ने ब्रेक किया था। अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि सऊदी शायद प्रोडक्शन कट के लिए अगले जो 4 जून को ओपेक की मीटिंग है उसमें बात करेगा। बट कल रशिया ने ये जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स किया। रशिया ने बोला कि वो कुछ भी सप्लाई कट के लिए नहीं सोच रहे। तो आई थिंक लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो रिकवरी आया था वो शायद अभी और गिरावट में तब्दील होगा। मुझे लग रहा है कि ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। आज सेल रेस का स्ट्रेटेजी जोन कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड में रखना है। साथ में वैसे भी डिमांड को लेकर काफी चिंता है क्योंकि चाइना जो रीओपनिंग थीम है वो पूरा अभी दिख नहीं रहा उसके मैक्रो में। तो तब तक मुझे लग रहा है क्रूड में गिरावट जारी रह सकते हैं। क्रूड में बेच के चले अराउंड 6,000 6100 का स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि क्रूड के जोन कॉन्ट्रैक्ट में 5800 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके, तो क्रूड गोल्ड सिल्वर यहाँ पर प्रेशर आ जाए एक्सपेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सबसे पहले पेज इंडस्ट्रीज बेहद कमजोर नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है वो 44,500 से घटा 40,068 रुपए का दिया। वहीं सिटी अगर आप देखें तो बिकवाली किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य फर्दर कट किया। पहले से तो बेरिश थे, अब और बेरिश हो गए हैं। 34,000 से घटाकर 32,900 कर दिया और मैक्वायरी सबसे ज्यादा बेरिश अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ पूरे 30,000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 200
280 के लक्ष्य के लिए। टीटीके प्रेस्टीज यहाँ पर सीएलएसए ने कर दिया है डबल डाउनग्रेड। साथ में अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस में भी कटौती की है, 900 से घटाकर 730 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 700 रुपए के करीब। इमामी पर सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 420 से बढ़ाकर 440, 384 की क्लोजिंग। वहीं सिटी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, करीब 440 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए आज की इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये अपडेट्स शेयर करने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में तो बस इतना ही है।